हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर मेंटर मनीषा। और आज हम कुछ अगली थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे फर्स्ट थ्योरी कौन सी है? एरिक एरिक्सन की थ्योरी, एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी। जिसमें एरिक एरिक्सन ने क्या बताया है कि पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। साइको सोशल थ्योरी में क्या बताया है कि हम पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट किस टाइप से करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया है? 8 स्टेजेस के बारे में बताया है जिनसे होकर ह्यूमन बीइंग चलता है और अपनी कंप्लीट लाइफ को कवर करता है। और क्या करता है? वो अपनी पर्सनैलिटी को इन 8 स्टेजेस में क्या करता है? डेवलप करता है, ठीक है। तो इनके बारे में किसने बताया था? एरिक एरिक्सन ने, जो कि एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। अब इन 8 स्टेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना। सबसे फर्स्ट स्टेज कौन सी है? इन्फेंसी की स्टेज। इन्फेंसी की स्टेज कौन सी? जिसमें बच्चा 0 से 1 साल का होता है। सबसे फर्स्ट स्टेज कौन सी है? इन्फेंसी की स्टेज, जिसमें बच्चा 0 से 1 साल का होता है। उसमें बच्चे को क्या चाहिए है? मम्मा से फीडिंग, या कोई उसको हग करे, या कोई उसको लव करे। वो किस पे ट्रस्ट कर सकता है या मिसट्रस्ट कर सकता है। तो जो फर्स्ट स्टेज है इन्फेंसी की स्टेज, उसमें बच्चे को क्या डेवलप होता है? कौन से क्राइसिस आते हैं? तो ट्रस्ट या फिर मिसट्रस्ट। अगर उसको भूख लगी है, उसकी मम्मा ने उसको फीड करा दिया, तो उसको लगेगा हाँ मेरा ध्यान रखने के लिए मेरी मम्मा है, तो उसको क्या है? ट्रस्ट। अगर उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, मम्मा नहीं समझ रही, तो उसको क्या हो जाएगा? मिसट्रस्ट, ठीक है। तो क्या है इसमें? फर्स्ट स्टेज में इन्फेंसी में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट डेवलप होता है, जिसके आउटकम क्या आते हैं कि बच्चे को क्या होती है? या तो उसको होप होती है कि मुझे मिल जाएगा। होप मतलब कि हाँ मेरी ये डिजायर है, जो भी है मुझे डेवलप होने के लिए जो जो चाहिए है वो मुझे मिल रहा है। या फिर उसको डर लगता है। जब मिसट्रस्ट होता है तो उसको फियर लगता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या है? अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में जब जो बेबी है हमारा, वो 1 से 3 ईयर का हो गया। अब 1 से 3 ईयर की स्टेज में है, तो वो क्या करेगा? अब वो खुद से टॉयलेट ट्रेनिंग करेगा, खुद से खाना खाना शुरू करेगा, या खुद से बाहर जाना शुरू करेगा। जो जो एक्टिविटीज वो करने की सोचेगा, वो इंडिपेंडेंटली करने की सोचेगा 1 से 3 ईयर में। अगर वो उसको अच्छे से कर पाता है, मान लो सुसु किया बच्चे ने और मम्मा ये बोल देती है नहीं अपने आप मत करो, अगर अपने आप करोगे तो पेंट में हो जाएगा, इस टाइप से बोल देते हैं ना, तो उसको क्या फील होगा? अब उसमें कौन सी क्राइसिस आएंगी? या तो ऑटोनॉमिक या फिर सेम मतलब उसको ऐसा लगेगा नहीं यार अगर पेंट में हो गया तो मम्मा ने बोला था, वो फिर दूसरों के आगे शाय फील करेगा। तो ऑटोनॉमी मतलब अगर बच्चे ने अच्छे से काम कर लिया तो उसकी विल पावर है कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, वो डेवलप हो जाएगी ऑटोनॉमी की वजह से। और अगर उसको ये लगा मम्मा ने ये बोल दिया कि नहीं सुसु पेंट में हो जाएगा, तो उसको क्या फील होगा? शेम या फिर डाउट फील होगा वो अपने लिए। तो अगर उससे डाउट की सिचुएशन आएगी तो उसमें कैसे आउटकम्स आ जाएंगी कि उसको या तो विल डेवलप होगा या फिर उसमें डाउट की भावना आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज कौन सी होती है? प्री स्कूलिंग की स्टेज। प्री स्कूलिंग में जैसे जैसे नए नए बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने काम करने के लिए वो खुद इनिशिएटिव लेते हैं। खेलने जाना है या फिर किसी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, तो वो क्या करते हैं? खुद से इनिशिएटिव लेने की कोशिश करते हैं। अगर कोई टीचर उनको खुद से इनिशिएट करने की कोशिश करेगा कि हाँ तू अच्छा कर सकता है, ठीक है, तू ये हैंडराइटिंग लिख रहा है तो तू ये हैंडराइटिंग आपने अच्छी लिखी है, आपने जो ये होमवर्क किया है ये बहुत अच्छा किया है, तो टीचर उसको क्या कर रहा है? इनिशिएट कर रहा है। तो वो क्या सोचेगा? हाँ मैं इनिशिएट कर रहा हूँ, टीचर मुझे इनिशिएटिव कर रही है, तो उससे उसमें क्या डेवलप होगा? कुछ पर्पस को वो अचीव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर टीचर ने बोल दिया उसको अच्छा नहीं खेला आपने, अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, तो उसको कैसे फीलिंग आएगी? गिल्ट की फीलिंग आएगी। और गिल्ट की फीलिंग आएगी तो फिर वो पूरी उम्र अपनी गिल्ट की फीलिंग के साथ ही चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेज कौन सी थी? स्कूल एज। स्कूल एज जब बच्चा 6 से 12 साल के एज में होता है। अब जब 6 से 12 साल के एज में होता है बच्चा, तो वो स्कूल के बच्चों के साथ कुछ नए अचीवमेंट अचीव करने की कोशिश करता है, कुछ नई नई स्किल सीखने की कोशिश करता है। जैसे 6 से 12 ईयर्स में जो बॉयज होते हैं ना, मोस्टली वो क्रिकेट के फैन होते हैं। वो नए नए अपने बॉयज के ग्रुप के साथ अपने जैसे स्कूल में क्रिकेट के पीरियड, कोई भी प्लेइंग का पीरियड होता है, तो उसमें क्या वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। अगर वो अच्छे से कर पाया अपना काम, ठीक है, तो वो किस चीज की फीलिंग आएगी उसको? इंडस्ट्री की। अगर उससे अच्छे से नहीं हुआ तो फिर क्या? वो इनफीरियर फील करेगा बच्चों में, ठीक है। अगर वो बच्चा अपना काम अच्छे से सारी स्किल्स को डेवलप कर पाया, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाया, तो क्या करेगा वो? इंडस्ट्री मतलब परिश्रमी है वो, ठीक है। वो सिर्फ अगर नहीं कर पाया तो इनफीरियोरिटी मतलब वो अपने आप को नहीं मेरे से नहीं हो रहा, फिर वो अपने आप को उस क्रिकेट से दूर हटाता चला जाएगा। तो वही बोला है। और किस चीज की आउटकम होती है उसमें? या तो कॉम्पिटेंसी की या फिर इनफीरियोरिटी की, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ स्टेज क्या है? एडोलिसेंस की स्टेज। एडोलिसेंस की स्टेज में क्या होता है? मान लो बच्चा 12 साल से ऊपर होगा, 12 से 18 साल का, तो वो बच्चा क्या सोचने लगता है कि मैं किस लिए आया हूँ, मतलब अपनी आइडेंटिटी, क्या मेरा रोल है सोसाइटी के लिए, क्या मुझे करना है, क्या मुझे गोल अचीव करना है। अपनी आइडेंटिटी और अपने गोल्स के बारे में, अपने रोल के बारे में, सोसाइटी में मेरा क्या रोल है, क्या मुझे करना है, क्या मेरी पहचान है, अपनी पहचान को ढूंढना शुरू कर देता है। किस एज में? एडोलिसेंस की स्टेज में।
तो इस स्टेज की वजह से क्या क्या सोशल क्राइसिस, साइको सोशल क्राइसिस आए, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अब वो इन रोल कंफ्यूजन को और आइडेंटिटी को अगर वो अचीव कर लेता है, अगर उसको मिल जाती है कि हाँ मेरी आइडेंटिटी ये है, मैं कुछ अचीव करूंगा, तो वो किस टाइप की आउटकम मिलता है उसको, फिडेलिटी, ठीक है। और अगर वो अपने रोल में ही कंफ्यूज रहा, उसको कंफ्यूजन में ही पता ही नहीं है क्या करना है, 10th हो गई 12th हो गई, उसके बाद साइंस लूँ, आर्ट लूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, वो नहीं समझ आया वो क्या है रोल कंफ्यूजन, तो फिर उसको लाइफ टाइम क्या रहेगा, अपने रोल में हमेशा कंफ्यूज रहेगा, वो खुद में ही अपना सिमट के रह जाएगा। उसके बाद 6th स्टेज क्या है, यंग अडल्टहुड। यंग अडल्टहुड कौन सी है, 18 से 40 साल की। इसमें आदमी क्या करता है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसमें जैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू कर देता है वो सोसाइटी के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो बाहर जाना शुरू करता है, अपने जो भी उसका फ्रेंड सर्कल है या फिर सोसाइटी है या फिर वो जहाँ पे काम करता है वहां से लोगों के साथ वो रिलेशनशिप में आना शुरू करता है। अगर उसको इंटीमेसी मिली, अगर उसको लव मिला, तो उसको क्या लगेगा, हाँ मैं उसके अंदर फीलिंग कैसे आएगी, लव वाली फीलिंग आएगी। अगर उसको आइसोलेट किया गया, हर कोई उससे दूर जा रहा है, तो वो खुद को क्या देखेगा कि मैं सोसाइटी से आइसोलेट हो जाता हूँ, नहीं कोई मेरे साथ नहीं है, इस टाइप की भावना आनी शुरू हो जाती है, यंग अडल्टहुड में आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है, 7th स्टेज, मिडिल अडल्टहुड। अब मिडिल अडल्टहुड आती है तो जब बच्चा कितने साल का होता है, 40 से 65 की एज का, उसमें क्या आती है बच्चे में, जनरेटिविटी आती है तो या फिर स्टैग्नेशन आता है। वो सोसाइटी के जो रूल्स हैं नॉर्म्स हैं, अब वो अपनी उनके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देता है, ठीक है। अगर सोसाइटी भी उसकी केयर करती है, ठीक है, जैसे वो सोसाइटी के साथ यहाँ इंटीमेसी में क्या था, वो अपने फ्रेंड सर्कल से लव ये सब की डिमांड कर रहा है यहाँ पे यंग अडल्टहुड में। अब मिडिल अडल्टहुड आई तब उसकी यहाँ से लव की जो फीलिंग्स थी वो खत्म हो गई। अब वो देख रहा है कि मैंने सोसाइटी के लिए क्या किया है, ठीक है, जहाँ जनरेटिविटी में से स्टेग्नेशन में। अगर उसने सोसाइटी के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड किया है तो उसको क्या लगेगा, हाँ मैंने केयर की है किसी की, ठीक है। और अगर उसको ऐसा फील हुआ कि नहीं मैंने सोसाइटी में कोई पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मैंने ये फॉलो नहीं किया, ये रूल फॉलो नहीं किया, तो उसमें क्या आ जाएगी, वो वहाँ स्टेग्नेशन मतलब स्थिराव आ जाएगा उसकी लाइफ में। अब लास्ट स्टेज क्या है, लेट अडल्टहुड। ये 65 एंड अबव। यहाँ के इंसान की जो भी डिजायर थी वो सब कुछ फुलफिल हो चुकी है। यहाँ के वो क्या सोचता है, उसने जो भी पूरी लाइफ में किया है उसके बारे में अब वो सोचता है कि मैंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। अगर उसको लगता है हाँ मैंने सबके साथ सही किया है, तो वो क्या फीलिंग करेगा, उसको विस्डम की फीलिंग आएगी, बुद्धिमत्ता की, हाँ मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। उसको किस टाइप की, फिर इस टाइप की फीलिंग आएगी, तो वो क्या फील करेगा, क्या आउटकम मिलेगा उसका, विस्डम। और अगर उसको लगेगा मैंने वहां ये गलती की थी, अगर मैं उसकी बजाय ऐसा करता तो मैं उसकी हेल्प कर सकता था, इसकी बजाय ऐसे करता, तो उसको क्या लगेगा, अगर उसको इस टाइप की फीलिंग आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्पायर हो जाएगा, मतलब निराश हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 स्टेजेस दी थी, जिसमें से मोस्टली पीजीटी में इन स्टेजेस में से पूछा जाता है। लास्ट वाली में से टर्स वर्सेस मिस्टर्स के बारे में तो इतना नहीं पूछा जाता। ये एक दो बार आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये सारी की सारी स्टेजेस क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरी पे। होप सो ये थ्योरी आप सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है यूरी ब्रोन-फ्रेनर की इकोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है। इसमें इसने क्या बताया है, इकोलॉजिकल का मतलब ही क्या है, ये किससे रिलेटेड है, इकोसिस्टम से। एक टाइप से इकोसिस्टम क्या है, जिसमें लिविंग बींग्स रहते हैं, लिविंग बींग्स है, वो किस टाइप से अपने सोसाइटी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये थ्योरी जो पूरी की पूरी है यूरी ब्रोन-फ्रेनर की, ये किस पे डिपेंड है, हमारे जो इकोसिस्टम पे डिपेंड होती है कि किस टाइप से हम अपनी सोसाइटी से या हमारे इकोसिस्टम से हम हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो किस टाइप से कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसने क्या बताया था इकोलॉजिकल थ्योरी में, उसने क्या बताया है, 5 इकोलॉजिकल सिस्टम बताए हैं, 5 इकोलॉजिकल सिस्टम बताए हैं, ठीक है। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट सिस्टम है वो कौन सा है, माइक्रो सिस्टम। और माइक्रो सिस्टम में कौन कौन आता है, हमारे एनवायरनमेंट में माइक्रो सिस्टम में कौन कौन आता है, हमारे पेरेंट्स, हमारा स्कूल, हमारा नेबरहुड, ये सब किस में आते हैं, माइक्रो सिस्टम में, जो हमसे डायरेक्टली अटैच है। कौन कौन आता है, इट इज द मोस्ट इमीडिएट एनवायरनमेंट इन विच अ चाइल्ड लिव्स एंड इंटरेक्ट विद इट, ठीक है। और इसमें कौन कौन आया है, फैमिली, स्कूल, पीयर्स, नेबर्स, ये सब किस में आएंगे, हमारे जिससे हम डायरेक्ट अटैच होते हैं, माइक्रो सिस्टम। फर्स्ट स्टेज है जहां पे, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है चाइल्ड, यहाँ पे है चाइल्ड, ठीक है, बच्चे को सेंटर में रख के। और सबसे फर्स्ट स्टेज कौन सी आ गई, माइक्रो सिस्टम, जिसमें फैमिली, स्कूल, पीयर्स, नेबरहुड है। उसके बाद सेकंड स्टेज कौन सी है, सेकंड स्टेज है मीजो सिस्टम। ये जो फर्स्ट स्टेज के मेंबर्स थे, जैसे फैमिली थी, स्कूल था, पीयर्स थे, नेबर्स थे या कजन हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उन सब का आपस में इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ। जैसे फैमिली मेंबर जाते हैं किसी भी पीटीएम में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो क्या है, वो सेकंड स्टेज में आ जाते हैं, मीजो सिस्टम, कि फैमिली का स्कूल से किस टाइप से कनेक्शन है या फैमिली का हमारे नेबरहुड से किस टाइप से कनेक्शन है।
फैमिली का हमारे पीयर ग्रुप से किस टाइप से कनेक्शन है, वो सब किस में आ जाता है, मीजो सिस्टम में आ जाता है। जो फर्स्ट स्टेज है माइक्रो सिस्टम, उसमें फैमिली स्कूल नेबरहुड आते हैं। और सेकंड स्टेज कौन सी होती है, उन सब का आपस में एक दूसरे से लिंक होना, किसमें आता है, मीजो सिस्टम में। उसके बाद थर्ड स्टेज क्या है, एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में क्या आ जाता है, जहाँ पे हमारे मम्मी पापा काम करते हैं, हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारी मास मीडिया है, टीवी है, ये सब किसका पार्ट हो जाते हैं, इको सिस्टम का पार्ट हो जाते हैं। ये कौन सी स्टेज है, थर्ड स्टेज। यहाँ जो थर्ड स्टेज है, यहाँ बच्चा डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, यहाँ बच्चा होता है इनडायरेक्टली अटैच। यहाँ कैसे बच्चा अटैच होता है, इनडायरेक्टली। बच्चा डायरेक्टली अटैच कहाँ होता है, फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, ध्यान रखना है, इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब फोर्थ स्टेज कौन सी है, मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या आता है, मैक्रो मतलब बड़ा, जिसमें हमारा कल्चर, बिलीफ, वैल्यूज, नॉर्म्स, ट्रेडिशन, जो भी लॉज हैं, रूल्स हैं, वो सब के सब कहाँ जाते हैं, मैक्रो सिस्टम में। वो सब के सब कहाँ जाते हैं, मैक्रो सिस्टम में। उसके बाद लास्ट है क्रोनोलॉजिकल सिस्टम। वो किस पे डिपेंड करता है, जो भी हमारे टाइम्स हैं, इवेंट्स हैं या चेंजेस हैं, टाइम के साथ हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो सब किसका पार्ट है, क्रोनोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट है। इस टाइप से यूली ब्रोन फ्रेंडर ने 5 स्टेजेस दी हैं आपकी इकोलॉजिकल सिस्टम की, कि किस टाइप से बच्चा है वो अपनी फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप से कनेक्ट है माइक्रो सिस्टम में। फिर मीजो सिस्टम में क्या था, जो फैमिली था, पीयर्स थे, स्कूल था, उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसे मीजो सिस्टम में है। उसके बाद एक्सो सिस्टम क्या है, कि पेरेंट्स हैं जो हमारे, उनका वर्क प्लेस है, कम्युनिटी है, जो मास मीडिया है, उस वो किस टाइप से, उनको किस टाइप से हम हैंडल या फॉलो अप कर रहे हैं, वो किसका पार्ट है, एक्सो सिस्टम का। उसके बाद पार्ट क्या आ गया, मैक्रो सिस्टम। मैक्रो मतलब सबसे बड़ा, इसमें क्या है, कल्चर, बिलीफ, वैल्यू, ट्रेडिशन, लॉ, रूल, जो भी हम फॉलो करते हैं, वो सब किसका पार्ट है, मैक्रो सिस्टम का। उसके बाद कौन सा आता है, क्रोनोलॉजिकल सिस्टम। इसमें क्या होता है, हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी एक क्रोनोलॉजी को फॉलो करते हुए हम चलते हैं। क्या क्या इवेंट्स कब फॉलो, क्या क्या इवेंट्स कब हैं, या किस टाइप से टाइम चेंज होने के बाद हम खुद चेंज हो रहे हैं, हमारी फैमिली चेंज हो रही है। जैसे किसी की लाइफ में कभी प्यार था, ठीक है, वो प्यार की कमी धीरे धीरे कम होता जाता है, तो वो सब किसका पार्ट है, क्रोनोलॉजिकल सिस्टम का। और क्रोनोलॉजी किस टाइप से, जैसे हमारी क्रोनोलॉजी है, मेरे दादाजी थे, फिर पापा, फिर भाई, फिर उसके बाद उसका लड़का, फिर उसके बाद उसका लड़का, ये क्या है हमारी एक टाइप से ये क्रोनोलॉजी तो चली आ रही है ना। ठीक है, तो इस टाइप से यूली ब्रोन फ्रेंडर ने बताया था क्रोनोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। अब उसके आगे आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या होती है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मतलब ही क्या है, जहाँ पे चाइल्ड को सेंटर में रखना है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मतलब क्या है, बच्चे को हमें भगवान मानना है, कि बच्चा भगवान है, वो कुछ गलत नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए हमें कोई भी नेगेटिव बात लेके नहीं चलनी है। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में आप देख लो एक बार ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या क्या है इसकी, ये देख लो एक बार ध्यान से। ये तो सोशल, ये चाइल्ड का कोग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, ये इस सब के ऊपर ध्यान देना। मतलब चाइल्ड के 360 डिग्री डेवलपमेंट, होलिस्टिक और नॉन होलिस्टिक, स्कोलास्टिक और कोस्ट स्कोलास्टिक, दोनों टाइप के डेवलपमेंट में चाइल्ड को हमें सेंटर में रखना है, ये बात बोली हुई है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में। ठीक है, और जो हमारा न्यू एनईपी है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी क्या बोलती है, कि चाइल्ड को सेंटर में रख के एजुकेशन देनी है। पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था, पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम था टीचर सेंटर, जिसमें टीचर ही मतलब मेन था, वो नहीं देखता था कि बच्चे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। ठीक है, और अब टीचर सेंटर से किस पे शिफ्ट हुआ है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे हमारी जो पॉलिसी है वो शिफ्ट हुई है। अब उसमें क्या क्या प्रिंसिपल क्या क्या है, कि चाइल्ड है उसको सेंटर में रखना है, चाइल्ड एज ए सेंटर, कि जो भी एक्टिविटी करनी है, जो भी डिसीजन लेना है एजुकेशन के बारे में, वो कौन करेगा, बच्चा करेगा। और बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना है, कि क्या बच्चे को जरूरत है, क्या उसे पसंद है, क्या उसकी एबिलिटी है, वो उन सब का ध्यान रख के हमें क्या करवानी है, बच्चे की एजुकेशन करवानी है। और एजुकेशन किस टाइप से करवानी है, चाइल्ड सेंटर में सबसे मेन बात क्या है, कि बच्चे की लर्निंग किस टाइप से होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा खुद हैंड ऑन एक्टिविटी करके सीखे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे को फ्रीडम दे दो, उसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाने दो, खुद वो अपने सारे काम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, उसके बाद होलिस्टिक डेवलपमेंट, किस टाइप से उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट किस टाइप से होता है, स्कोलास्टिक भी, होलिस्टिक डेवलपमेंट में को स्कोलास्टिक भी और स्कोलास्टिक भी, मतलब स्कूल से रिलेटेड जो उसके एजुकेशन से रिलेटेड है वो भी, और को स्कोलास्टिक क्या है, जो उससे एक्स्ट्रा है, जैसे हमें बाहर की, कैसे हमें कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है, कैसे हम इमोशनल किसी से अटैचमेंट बनाते हैं, कैसे हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं, ये सब मोरल वैल्यूज का आना, ये सब को स्कोलास्टिक का ही पार्ट है। उसके बाद 6th पार्ट क्या है, सेल्फ एक्टिविटी, की बच्चा खुद एक्टिव रहेगा हर काम में। ठीक है, उसके बाद 7th पार्ट क्या है, टीचर क्या
काम करेगा, टीचर बस एक गाइडर का काम करेगा कि वो बच्चे को गाइड करेगा, फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। उससे ज्यादा टीचर का कोई रोल नहीं होना चाहिए बच्चे की लाइफ में। उसके बाद क्या है, लर्निंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट, कि बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखने दो। उसको ये नहीं है कि बंदिशों में डाल दो कि यहाँ आपको ये काम करना है, यहाँ पे ये काम करना, नहीं। नेचर के साथ जितना बच्चा रहेगा उतना वो ज्यादा एक्टिव होगा, खुद को ज्यादा एंगेज कर पाएगा, उतना वो अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में आप सबको समझ आ गया होगा कि क्या है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन साइकोलॉजी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन साइकोलॉजी दी किसने है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किसने दी है, जॉन डेवी ने। जॉन डेवी ने, और जॉन डेवी ने फिर इसमें क्या बताया है कि ट्राइपोलर सिस्टम को फॉलो करना चाहिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। उसने क्या बताया, ट्राइपोलर को फॉलो करना चाहिए। ट्राइपोलर में कौन कौन था, ये वाला हम फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं जॉन डेवी का। ट्राइपोलर में कौन कौन था? सबसे पहले कौन था? टीचर, उसके बाद क्या था? स्टूडेंट, और यहाँ क्या था? करिकुलम। यहाँ क्या था? करिकुलम। तो टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, ट्राइपोलर के बारे में किसने बताया है? जॉन डेवी ने, ठीक है। और इसमें भी क्या कहता है जो हमारा जॉन डेवी जी है, वो क्या कहते हैं कि बच्चे को खुद करने दो, लर्न थ्रू डूइंग एंड रिफ्लेक्ट करने दो, उसको खुद उसको अपॉर्चुनिटी दो कि किस टाइप से उसको क्या करना है। ये भी एक टाइप से जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है उसी की तरह है, ठीक है। अब इसके कोर प्रिंसिपल क्या है? इसके भी सेम कोर प्रिंसिपल देखो। जैसे स्टूडेंट को क्या करना है, सेंटर में रखना है कि उसका इंटरेस्ट, उसकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एजुकेशन देनी है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, उसको खुद एक्टिविटीज, जो प्रोजेक्ट है, एक्सपेरिमेंट है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, वे बच्चे में कब डेवलप होंगी? जब वो खुद करके सीखेगा। उसके बाद बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, कि उस बच्चे को एनकरेज करो कि वो ये क्वेश्चन खुद कर सकता है, उनको एनालाइज करने दो। अगर उसको नहीं समझ आ रहा तो आप थोड़ा सा उसको पुशअप दो, स्कैफोल्डिंग दो बाहर से, ठीक है। वही तो बोला कि गाइडर का काम करना है, टीचर को फैसिलिटेटर का काम करना है। तो क्रिटिकल थिंकिंग कब डेवलप होगी? जब बच्चा खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करेगा अपने अंदर। उसके बाद क्या है, कोलैबोरेशन एंड सोशल लर्निंग। अब बच्चों के साथ जैसे डिस्कशन ग्रुप होते हैं, क्विज होते हैं, कभी कभी डिस्कशन ग्रुप होते हैं, उनमें बच्चा क्या करता है, एक दूसरे फ्रेंड के साथ कोलैब करके ही तो सीखता है ना। तो ये सब किसमें आया है? कोलैबोरेटिव लर्निंग में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। ये नहीं कहना है जैसे अपना देश कैसा है, डेमोक्रेटिक है, जनता की चलती है, वैसे ही यहाँ क्या बोला गया है कि बस टीचर को तो थोड़ी सी हेल्प करनी है, बाकी जो भी काम करना है ना, एक्टिवली किसको पार्टिसिपेट करना है, जो बच्चा है वो अपनी जो सिटीजनशिप में खुद को एक्टिव करके, खुद को एंगेज करके सीखता जाएगा। होल चाइल्ड डेवलपमेंट, होल चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे वहां क्या बोला था, होलिस्टिक डेवलपमेंट, यहाँ बोल दिया होल चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इस टाइप से प्रोग्रेसिव एजुकेशन का भी आपको समझ आ गया होगा किसने दी थी, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर, क्वेश्चन आते हैं इनके ज्यादा से। तो क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में किसने बताया है? जॉन डेवी ने। तो उसने किस चीज पे एम्फसाइज किया है? एम्फसाइज किस पे किया उसने? एम्फसाइज ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन एंड लर्निंग बाय डूइंग पे उसने क्या किया है? एम्फसाइज किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज ए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन अप्रोच एड्रेस द नीड्स ऑफ लर्नर। लर्नर की जो नीड्स हैं उनको किस टाइप से जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है वो एड्रेस कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, बाय ट्रीटिंग ऑल चिल्ड्रन आइडेंटिकली। ना, सब बच्चों को एक जैसा थोड़ी देखती है वो, क्या बोला है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए उनके लिए क्या, किस बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है वो डेवलप करना। तो क्या है इसका, बाय असेसिंग एंड अकोमोडेटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड लर्निंग स्टाइल। कौन सा बच्चा किस लर्निंग स्टाइल से सीखना चाह रहा है, टीचर को अपने अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन सेटिंग द रोल ऑफ ए टीचर इज प्राइमरीली। टीचर का रोल अभी तो बताया था कि फैसिलिटेटर का है, गाइड करना है बच्चों को कि किस टाइप से हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग को एक्सप्लोरेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ब्रॉन फ्रेनर की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग विच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द इमीडिएट सेटिंग कंटेनिंग द चाइल्ड। कौन सा सिस्टम था जो फैमिली को, स्कूल को और नेबरहुड को अपने अंदर लेके चलता था? तो सबसे पहला कौन सा था, माइक्रो सिस्टम, जिसमें क्या आती थी, उसकी फैमिली आता था, स्कूल था, नेबरहुड था और जो उसका पीयर ग्रुप था वो सब किसमें थे, स्कूल के टीचर्स, ये सब किसमें है, माइक्रो सिस्टम का पार्ट थे। सबसे पहले माइक्रो सिस्टम का पार्ट थे ये सब, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट जो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, इसमें क्या बोला है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पेरेंट्स वर्क प्लेस। तो पेरेंट्स का वर्क प्लेस कहां पे था,
फर्स्ट सिस्टम में क्या था, जहां पे फैमिली थी, नेबरहुड थे और ये सब थे। उसके बाद सेकंड क्या था, जिसमें कनेक्शन था, सेकंड क्या था, मीजो सिस्टम, जिसमें इनका आपस में कनेक्शन था। उसके बाद थर्ड कौन सा आया था, थर्ड कौन सा आया था, एक्सो सिस्टम, जिसका जैसे पेरेंट्स का वर्क प्लेस है या फिर लोकल कम्युनिटी है, वो सब किसमें थे, एक्सो सिस्टम का पार्ट थे। वो सब किसका पार्ट थे, एक्सो सिस्टम का पार्ट थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन स्टेजेस का ध्यान रखना है, नहीं तो कंफ्यूजन में एक दूसरे का अपोजिट लगाया जाएगा। मीजो सिस्टम के बारे में क्या बोला है कि इंटर रिलेशन एंड कनेक्शन, किस किस के बीच में कनेक्शन बना रहा है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम का बोला है किस किस चीज के बीच में कनेक्शन बना रहा है, तो किस किस चीज के बीच में, चाइल्ड एंड देयर इमीडिएट सराउंडिंग या फिर टू और मोर माइक्रो सिस्टम। तो क्या है, टू और मोर माइक्रो सिस्टम के बीच में कनेक्शन बनाने का काम कौन कर रहा था, मीजो सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इसने बोला है एरिक एरिक्सन की थ्योरी पे पहुंच गया अब ये, विच साइकोलॉजिकल क्राइसिस इज द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट फॉर एन इन्फेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 18th मंथ। तो कौन से होता है फर्स्ट 18th मंथ में, बताओ। तो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम किस में था, ये था 1 से 0 से 1 ईयर में, 0 से 1 ईयर में, मतलब बच्चा कब तक था, ये 12 मंथ का था बेबी, जब तक फर्स्ट में ट्रस्ट प्लस इन्वेस्टर्स में। यहाँ बच्चा कितने का था, ट्रस्ट प्लस इन्वेस्टर्स में 12 मंथ का था। और 12 प्लस कब था वो, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, किसमें था बच्चा, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, कि बच्चा सुसु कर रहा है, अगर वो सुसु पोटी अच्छे से कर रहा है, खुद से बिना किसी के हेल्प से, अपनी ड्रेस को खुद से पहन पा रहा है, अपने जो खिलौने हैं बिखरे हैं तो उनको अच्छे से कलेक्ट करके एक जगह रख पा रहा है, तो वो किसमें था, ऑटोनॉमी में। और अगर वो ये सब नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या होगा, शेम होगा या फिर डाउट होगा कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर बच्चा फर्स्ट स्टेज में अच्छे से नहीं कर पाएगा अपनी चीजों को, जैसे ट्रस्ट और ट्रस्ट की स्टेज है उसकी, तो वो इसको अच्छे से कवर नहीं कर पाएगा, तो नेक्स्ट स्टेज को कवर करने में क्या होगी, उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स, प्री स्कूल ईयर्स कौन से थे, 3 से 6 ईयर, चिल्ड्रन बिगिन्स टू असर्ट कंट्रोल ओवर देयर एनवायरनमेंट एंड इमीडिएट टास्क। तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, जब बच्चा 3 से 6 साल का होता है, 3 से 6 साल में होता है, जब क्या करना शुरू करता है बच्चा, अपना थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देता है, इनिशिएटिव किसी चीज का लेना शुरू कर देता है। उसने क्या कहा है, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल बोला है ना, तो वो क्या करना शुरू कर देता है, यहाँ पे आगे वो इनिशिएटिव लेना शुरू कर देता है कि ये काम मैं खुद करूंगा, खुद आगे आके अपना काम खुद से बोलना कि मैं ये काम कर सकता हूँ मैम। ठीक है, तो इनिशिएटिव लेना शुरू कर देता है जब वो 3 से 6 ईयर की एज में होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्कूल एज 6 से 12, 6 से 12 में उसको क्या होना शुरू हो जाता है, या तो उसको इंफीरियरिटी होती है, बताओ, उसको या तो गिल्ट होना शुरू हो जाता है, गिल्ट वाली स्टेज बताई थी ना 6 से 12 में। दोबारा एक बार थ्योरी को दिखा देती हूँ, फिर उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे ये स्टेज थी 6 से 12 में, उसको इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है 6 से 12 में, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड कर पा रहे हैं, तो इस टाइप से उसको ये सब फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो पता लग गया ना कि किस चीज की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है उसमें, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी की, सॉरी 6 से 12 था, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी की। ठीक है, 6 से 12 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज द इंटीग्रेशन ऑफ ए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, अब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है एंड एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, उसमें बच्चा है 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, 4 साल का बच्चा है, तो उसको किस टाइप से प्रमोट करेंगे हम, कि एनकरेज करेंगे उसको। क्या था, 4 साल का था जब बच्चा, या तो बच्चा एनकरेज होगा या फिर डिस्करेज होगा। एनकरेज होगा तो वो क्या करेगा, उसमें क्या डेवलप होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ऑटोनॉमी की भावना सेकंड स्टेज में थी। उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या था कि वो इंटीमेसी ले रहा था या फिर उसको गिल्ट हो रहा था। थर्ड स्टेज में इंटीमेसी वर्सेस गिल्ट था, तो वो अगर अपना काम खुद से एनकरेज करेंगे हैंड ऑन एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है, उसको इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेगा बच्चा यहाँ वाली स्टेज में। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस एंड द स्कूल इज प्राइमरी। प्राइमरी क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर का रोल क्या है, फैसिलिटेटर का, फैसिलिटेटर का जो गाइड करता है और सपोर्ट करता है लर्निंग को। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर कैरेक्टरिस्टिक, क्या कोई कैरेक्टरिस्टिक है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या था कि जो करिकुलम है स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट, नो। उसके बाद गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड वॉइस। उसके बाद क्या है, हैवी रिलायंस ऑन समेटिव एग्जामिनेशन, समेटिव एग्जामिनेशन का तो कहीं कुछ था ही नहीं जिक्र। उसके बाद लर्निंग ड्राइवन स्ट्रिक्टली
स्ट्रिक्ट तो बच्चे के साथ होना ही नहीं है, ऑप्शन कट करके, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप ये कर सकते हो। उसके बाद क्या है, सेकंड क्या है, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड वॉइस। उनको क्या करना है, उनको जिस टाइप से वो सीखना चाह रहे हैं, हर बच्चे को क्या करना है, अपनी उसको इंपॉर्टेंस देनी कि वो जिस टाइप से सीखना चाह रहा है, एक्सपीरियंस को किस टाइप से लेना चाह रहा है, वो अपने आप से करे। ठीक है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस का बोला था ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन स्ट्रांगली किस पे एम्फसाइज करती है, लर्निंग बाय डूइंग पे। लर्निंग बाय डूइंग पे करेगी तो क्या करेगी, उससे क्या डेवलप होगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेरेंट्स, अगर किसी पेरेंट्स की जॉब चली गई तो वो बच्चे को इनडायरेक्टली, जहां क्या लिखा है, इनडायरेक्टली का स्ट्रेस एंड अफेक्ट द चाइल्ड। बट जब जो हमारे पास इनडायरेक्ट था वो कौन सा था, एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम से बच्चा किस लाइफ से कनेक्टेड था, इनडायरेक्टली कनेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चाइल्ड पेरेंट, जब बच्चे के पेरेंट्स पीटीएम में अपने स्कूल के टीचर से मिलते हैं तो वो कौन सी स्टेज में था, मीजो सिस्टम में। किस स्टेज में था वो, मीजो सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल वैल्यूज सबसे बड़ा कौन सा था, माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या था, कल्चरल वैल्यूज, लॉज, कस्टम, सोसाइटी के जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, बिलीफ्स हैं, वो सब किसका पार्ट थे, मैक्रो सिस्टम का पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इनफैक्ट बेसिक नीड्स फॉर फूड। अगर बच्चे को कंफर्टेबली जो अपना फूड है वो मिल रहा है तो बच्चे में किस टाइप की भावना आ रही है, कंफर्टेबली मिल रहा है तो उसमें ट्रस्ट की भावना डेवलप होगी। अगर उसको इनकंसिस्टेंटली मिल रहा है, मतलब अच्छे से टेक केयर नहीं किया जा रहा है, तो बच्चे में किस भावना डेवलप होगी, मिसट्रस्ट की। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडोलेसेंस में, ड्यूरिंग एडोलेसेंस इंडिविजुअल्स प्राइमरी स्ट्रगल विद किस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट। तो उनको क्या होता है, या तो उनको आइडेंटिटी, जब प्राइमरी स्टेज बोला है इन्होंने एडोलेसेंस की, तो उसमें वो अपनी आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश करते हैं कि मेरा सोसाइटी में क्या रोल है, क्या मेरी आइडेंटिटी है 12 से 18 ईयर की एज में, और वो कौन सी है, एडोलेसेंस की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। स्कूल एज चिल्ड्रन 6 से 12 किस टाइप के क्राइसिस को फॉलो करते हैं। 6 से 12 में क्या था, वो बच्चा क्या कर रहा था, खुद से इनिशिएट लेने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें क्या डेवलप होगा, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी में। अगर वो अपना काम खुद से कर पा रहा है तो वो कैसा होगा, कॉम्पिटेंस होगा, और अगर नहीं कर पा रहा है तो वो इंफीरियर फील करेगा। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी है 6 से 12 में। अगर वो बच्चा अपना काम अच्छे से कर पा रहा है तो वो कैसा होगा, कॉम्पिटेंस होगा, और अगर वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो वो क्या होगा, इंफीरियर फील करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द मेन एम ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। क्या है मेन एम, कि ऑल ओवर डेवलपमेंट हो बच्चे का, ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन गिव्स इंपॉर्टेंस टू, किस चीज को इंपॉर्टेंस देता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्या स्लोगन है, लर्निंग बाय डूइंग। प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, द इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन करिकुलम कैसा होता है, चाइल्ड ओरिएंटेड। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसको सपोर्ट करता है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि क्लासरूम में क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल थ्योरी चाइल्ड डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इकोलॉजिकल थ्योरी में मैंने बताया था कि एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेजर टास्क ऑफ एडोलेसेंस अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। क्या मेजर टास्क होते हैं, कि वो अपनी आइडेंटिटी का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, कि वो अपनी आइडेंटिटी का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट क्या है, इन एरिक एरिक्सन थ्योरी सक्सेसफुल रिजोल्यूशन ऑफ क्राइसिस लीड्स टू। अगर बच्चे के सारे क्राइसिस खत्म हो गए तो कैसी होगी उसकी पर्सनालिटी, हेल्दी पर्सनालिटी होगी। किस टाइप की होगी उसकी पर्सनालिटी, हेल्दी पर्सनालिटी होगी। तो क्वेश्चन यहीं तक थे। इसके बाद मैं कुछ ये पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, कल परसों वाली क्लास में मैंने इसके क्वेश्चन करा दिए थे एक बार इनको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ कि क्या कुछ होता है। यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो कितने टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं, 4 टाइप के, मेनली 4 टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। जिसमें फर्स्ट क्या है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। ये क्या करते हैं कि बच्चे को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा दे देते हैं और ये डिमांडिंग भी ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस, मतलब खुद से भी ये ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमें बच्चे के लिए ये करना है, स्कूल फीस टाइम से जानी चाहिए, बच्चे के लिए होमवर्क हम अच्छे से करवाएं। और इनकी डिमांड भी, अगर वो अच्छे से होमवर्क करवा रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे, हमारे बच्चे के मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए। तो ये कैसे होते हैं, जो अथॉरिटेटिव होते हैं, ये रेस्पॉन्सिव भी ज्यादा होते हैं और डिमांडिंग भी ज्यादा होते हैं। इनके जो गोल हैं वो क्लियर होते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, और जो बाउंड्रीज हैं उनकी कम्युनिकेशन की वो अच्छे से ओपन रखते हैं कि आपको जो भी बात बोलनी है आप बोलो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है,
तो इसमें बच्चा किस टाइप की फीलिंग आती है बच्चे में कि बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, सोशली रिस्पॉन्सिबल होता है। जहां अथॉरिटेटिव होता है वो दोनों रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिव भी होते हैं और डिमांडिंग भी होते हैं। और उसमें क्या करते हैं, वो बच्चे को फुली उसको फ्रीडम देते हैं कि बच्चा जो भी आप बोलना चाह रहे हो वो बताओ, ताकि बच्चे में कॉन्फिडेंस की भावना आए, बच्चा इंडिपेंडेंट होना सीखे, खुद से काम करना सीखे, सोसाइटी जो भी हमारी सोसाइटी है उसमें रेस्पॉन्सिबल हो अपने काम को लेके। ठीक है, फर्स्ट होगी। उसके बाद सेकंड पे चलते हैं। ये होते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। ये कौन से होते हैं? अथॉरिटेरियन पेरेंट्स में होते हैं जो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब अपना तो रिस्पॉन्स कुछ नहीं देंगे, कम सा रिस्पॉन्स देंगे, जैसे थोड़ा बहुत पढ़ा दिया बच्चे को, पर उसको ये बोलेंगे कि 90% मार्क्स आने चाहिए आपके। तो ये किस टाइप के होते हैं कि रेस्पॉन्सिव तो कुछ नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं, और पर डिमांड की क्या होती है, हाई होती है। अगर बच्चे को थोड़ा बहुत पढ़ाया है तो मार्क्स भी थोड़े बहुत अकॉर्डिंग आएंगे, पर उन पे बच्चों पे क्या प्रेशर डाल दिया जाता है कि मार्क्स आपके 80% आने चाहिए, 90% आने चाहिए। जब बच्चे पे इस टाइप का प्रेशर होगा, रूल स्ट्रिक्ट होंगे, तो बच्चा अपनी बात को नहीं रख पाएगा। तो वो क्या फील करेगा, अब वो अपनी लाइफ में खुद स्ट्रगल करेगा। ठीक है, और वो कैसा फील करेगा, सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम हो जाएगा और वो एंजाइटी की भावना में चला जाएगा। ठीक है, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग इस टाइप की होती है। अब थर्ड है परमिसिव पेरेंटिंग। ये क्या होते हैं, रेस्पॉन्स तो ये ज्यादा करते हैं, मतलब पढ़ा दिया बच्चे को, अच्छी सी ट्यूशन लगवा दी, या फिर उसने जो भी मंगा खिलौने दिला दिए, या कहीं उसको बाहर जाना है ले गए, पर उनकी डिमांड कोई नहीं, बेटा पढ़ लिया, जितने आएंगे मार्क्स आ जाएंगे। ये होते हैं इस टाइप के पेरेंट, परमिसिव पेरेंटिंग। वो ये जज नहीं करते इस टाइप से कि हमने पढ़ाया था, ट्यूशन भी लगवा दिया, फिर भी इतने कम मार्क्स क्यों आए। ना, इसमें ये बिल्कुल बच्चे के साथ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना के रखते हैं। ठीक है, उसको, ताकि बच्चा ज्यादा रूल वगैरह फॉलो करके खुद को उस स्ट्रेस में खुद को कुछ ना प्रूव कर पाए। इसमें बच्चे क्या करना शुरू कर देते हैं, वो सेल्फ डिसिप्लिन की भावना उनमें जनरेट हो जाती है, और बच्चे कैसे अथॉरिटी आदत लेनी शुरू कर देते हैं, स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं अथॉरिटी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट। ये ना तो कुछ रिस्पॉन्स करते हैं बच्चे की लाइफ में, और ना ये कुछ डिमांड करते हैं, मतलब इनका जो बच्चे के साथ कनेक्शन है वो बिल्कुल जीरो होता है कि जो मन है तेरा बेटा वो कर, हमें ना तो तेरे से ये मतलब है कि हम तेरे को पढ़ाएंगे, ट्यूशन लगवाएंगे, जहां तक ट्यूशन रखनी है रख, मत रखनी है नहीं रखनी है मत रख, पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना है मत पढ़। ये इस टाइप के पेरेंट्स होते हैं। नंबर आ गए तो भी ठीक है, नंबर नहीं आए तो भी ठीक है, ना तो ये कुछ रिस्पॉन्स देते हैं, ना फिर इनकी कुछ डिमांड होती है, ये अपनी लाइफ में ही खुद बिजी होते हैं। ये कैसे पेरेंट्स होते हैं, अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट या फिर नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ तक होप सो सबको समझ आ गया होगा आज पेरेंटिंग स्टाइल का भी। और इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक रीच जाए। ओके, बाय।